हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। आज हम लोग इस सेशन से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ रिविजन सेशंस लेंगे और आज हम लोग सिर्फ सेक्शन 3 दैट इज़ डेफिनेशन क्लॉज डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं, आप लोग ने पढ़ा हुआ है, हम उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एंड मोर प्रोमिनेंटली ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग फ्रिक्वेंटली डिस्कस करेंगे सभी डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेके अटैच टू अर्थ, इंस्ट्रूमेंट, अटेस्टेड, रजिस्टर्ड, एक्शनेबल क्लेम नोटिस, हर एक को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले आती है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो जो डेफिनेशन हमें दी गई है एज पर सेक्शन 3 दैट सेज दैट इट डज नॉट इंक्लूड थ्री थिंग्स। तीन चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होती है, हमें याद रखनी है। पहली ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास। ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, GSG। ठीक है, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेसिक आइडिया क्या है। नॉर्मली लैंड और बिल्डिंग्स जो लैंड से जुड़े होते हैं उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं ना। और तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है, हमें क्लैरिफिकेशन दी गई है कि याद रखो कि ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास को इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। वाई, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें नेचुरली ग्रो करती है एंड ऑफन एज प्रोड्यूस ट्रीट की जाती है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, मूवेबल नेचर की होती है, फॉर सेल, फॉर हार्वेस्टिंग एट्सेट्रा, राइट। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अटैच टू अर्थ। सो अटैच टू अर्थ इंक्लूड्स थ्री थिंग्स एज पर दिस डेफिनेशन। तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला, थिंग्स विच आर एम्बेडेड इन अर्थ। दूसरा, थिंग्स फास्टेंड फॉर परमानेंट यूजेज। एंड तीसरा, थिंग्स रूटेड इन अर्थ। एक एक करके मतलब समझ लेते हैं। पहला है थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ, यानी कि वो चीज़ें जो ज़मीन में फिजिकली एम्बेडेड है, जैसे कि वॉल हो गई, पिलर्स हो गए, फाउंडेशंस हो गई। ठीक है, वो अटैच टू अर्थ के अंदर आती हैं। अगर तुम एक बिल्डिंग की फाउंडेशन या वॉल हटाते हो तो वो लैंड से जुड़ा हुआ होता है ना, इसलिए वॉल हो गई, बेसमेंट्स हो गए, फाउंडेशंस हो गई, पिलर्स हो गए, ये थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ होती है एंड देयरफॉर कॉल्ड एज अटैच टू अर्थ। दूसरे नंबर पे आता है थिंग्स फास्ट एंड फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, यानी कि वो चीज़ें जो हमने परमानेंटली अपने फ़ायदे के लिए अटैच की है लैंड से, ठीक है, या बिल्डिंग से। फॉर एग्जांपल वाटर पम्प्स हो गए जो हम घरों में लगाते हैं, परमानेंटली फिट करते हैं। पंखे हो गए, स्टेयर्स जो बनवाई जाती है घरों में परमानेंट वाली, टेम्परेरी वाली की बात नहीं हो रही है, जो लैंड से अटैच करके बनाई जा रही है। तो वो सभी चीज़ें जो हमने ज़मीन से जोड़ दी फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, उसे हम कहेंगे थिंग्स अटैच टू अर्थ। हाउस, फैन, स्टेयरकेस, पंप, वाटर पंप, सब लिख देना। तीसरा आता है थिंग्स विच आर रूटेड इन अर्थ। रूटेड इन अर्थ यानी कि ये जमीन से जो अर्थ है उसकी रूट से ऑलरेडी जुड़ी हुई है, जैसे कि ट्रीज हो गए, जैसे कि श्रब्स हो गए, है ना। लेकिन इसमें आप ग्रोइंग क्रॉप्स को इंक्लूड मत करना। ऊपर में बताया था ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं, एक्सक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, और ट्रीज भी वो जो कि विच आर attached to the earth, which are rooted in the earth. For example, mango tree. Mango tree in a garden is a rooted. So therefore we say that it is attached to earth. It is a thing which is attached to earth, है ना। So to overall test कि what are the things which are attached to earth, हम दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। पहला, physical attachment होना चाहिए अर्थ से। दूसरा, अगर हमने कुछ चीज़ बाद में भी ऐड की है, अटैच की है, तो वो परमानेंट बेनिफिशियल के लिए या परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए हमने अटैच की है। So this is attached to earth, ठीक है, ओके। थर्ड डेफिनेशन इज इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब, जहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज होगा इन दिस एक्ट, उसका मतलब है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट बाय विच ट्रांसफर इज क्रिएटेड, यानी कि कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफर क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल सेल डीड, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट डीड, फॉर एग्जाम्पल लीज डीड। लेकिन वो विल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉन टेस्टामेंट्री मेंशन, और विल तो टेस्टामेंट्री होता है, विल्स तो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि नॉन टेस्टामेंट्री नेचर के हैं। इंस्ट्रूमेंट यूजुअली मीन्स डीड और अग्रीमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए, चाहे फिर वो सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, लीज डीड हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री, ये याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है। चलो नेक्स्ट है आपकी फोर्थ डेफिनेशन है अटेस्टेड। अटेस्टेड का यहाँ मतलब बताया है, अटेस्टेड मीन्स साइन बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। अटेस्टेशन का क्या फायदा होता है? अटेस्टेशन का फायदा होता है एविडेंस के लिए, है ना। तो ये सेक्शन बोल रहा है कि कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए, खास तौर पे, ठीक है, जो साइन करें, अटेस्ट करें डॉक्यूमेंट को। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर विटनेस या तो एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए देखे, या एग्जीक्यूटेंट ने उन्हें पर्सनली एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ मैंने साइन किया है डॉक्यूमेंट पे।
इसके साथ ही साथ विटनेस भी अपने सिग्नेचर एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में ही करे। ये बात इसमें बोली गई है, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। मेन बात क्या फिलहाल है कि 2 विटनेसेस जो हैं वो होते हैं वाइल अटेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट 5th टर्म इज रजिस्टर्ड। तो यहाँ आपको प्राइमरली जो बात याद रखनी है, यहाँ पे आपको ये लेजिस्लेशन याद रखना है कि जो भी रजिस्ट्रेशन होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत होगा, ठीक है। तो अब इस लॉ को याद रखना, यही एप्लीकेबल होता है। एंड रजिस्ट्रेशन सर्टेन ट्रांसफर्स के लिए होता है, स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में विच इज़ ऑफ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ और मोर, ठीक है। तो 100 रुपये से ज़्यादा की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक द ट्रांसफर वैलिड एंड टू मेक द ट्रांसफर पब्लिक, ठीक है। तो देखो रजिस्ट्रेशन का पर्पस हमेशा से क्या है, पब्लिसिटी, प्रूफ एंड फ्रॉड का प्रिवेंशन करना, फ्रॉड ना हो, फ्रॉड से बचा जा सके, ठीक है। अब कोई कहेगा कि अनरजिस्टर्ड सेल डीड भी एडमिसिबल हो सकती है एज एविडेंस, हाँ हो सकती है, बट ट्रांसफर जो है ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का विदाउट अ सेल डीड इट मे नॉट बी कंप्लीट एज पर लॉ, हो सकता है ना, सो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम। सो एक्शनेबल क्लेम क्या है, वी से दैट इट इज अ क्लेम to any debt or to any beneficial interest in movable property which is not in possession of the claimant. In simple words, when someone has a right to claim money or movable property from someone else but does not possess the property right now, so this right itself is called actionable claim. इसको हम unsecured claim कहते हैं because ये backed नहीं होता है by any mortgage, by any security in the property. एग्जाम्पल से समझिए एक्शनेबल क्लेम क्या है। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है कि A paid to B, A said to B, A ने B से कहा that he wants 10,000 रुपीज़, उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, एंड B ने क्या किया, वो 10,000 रुपये A को दे दिए बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी मॉर्गेज लिए, कोई सिक्योरिटी लिए उन्होंने उसको पैसे दे दिए। नाउ दिस इज कॉल्ड एन अनसिक्योर्ड डेट, है ना। हम इसको क्या कह रहे हैं, ये एक अनसिक्योर्ड डेट है ना। अब क्या हुआ कि अगर एक सीमित अवधि के बाद तक भी अगर A जो है वो पैसा नहीं दे पा रहा है, ही फेल्स टू रिटर्न द मनी, सो नाउ हियर B कैन सू A। अब B जो है A के अगेंस्ट सू कर सकता है, एंड नाउ B हैज़ एन एक्शनेबल क्लेम। उसके पास एक राइट है, राइट टू सू फॉर डेट, और ये जो राइट होता है क्लेम करने का किसी अनसिक्योर्ड डेट के टूवर्ड्स, इसे ही हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको मनी लोन के लिए। एक और एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ है फ्यूचर गुड्स को लेके, कि यहाँ पे A ने B से अग्री किया, A अग्रीज टू सेल B 100 शर्ट्स, कि मैं आपको 100 शर्ट्स डिलीवर करूंगा ऑन अ फ्यूचर डेट, ठीक है। नाउ अभी क्या है यहाँ पे B के पास एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया इन द गुड्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स। जो A ने कहा है वो उसको एक फ्यूचर डेट पे देगा, और अगर वो नहीं देता है फ्यूचर डेट पे, देन नाउ हियर B हैज़ अ राइट टू क्लेम। यहाँ पे एक एक्शनेबल क्लेम रेज हो गया है रिगार्डिंग दैट डिलीवरी और रिगार्डिंग द पेमेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वी से दैट दिस इज एन एक्शनेबल क्लेम। सो बेसिकली इट्स अ क्लेम टू एन अनसिक्योर्ड डेट, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, द लास्ट डेफिनेशन हेयर इज ऑफ नोटिस, ठीक है। तो देखिए नोटिस का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इन ट्रांसफर्स एंड थर्ड पार्टी राइट्स। एंड जो अब नोटिस की डेफिनेशन देखेंगे उसके तहत हमें पता चलता है कि 3 टाइप ऑफ नोटिस हैं, एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डीम्ड नोटिस। तो एक्चुअल नोटिस क्या है कि जब पर्सन को रियल में डायरेक्ट नॉलेज मिल जाए, हो जाए दैट समवन पर्सनली टोल्ड हिम और समवन पर्सनली सॉ द डॉक्यूमेंट, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्चुअल नोटिस, कि उसको एक्चुअल में उसको डायरेक्टली पता चली वो बात। सो सिंपल मीनिंग दैट द पर्सन नोज, है ना। Second is constructive notice. Constructive notice means person ought to have known using a reasonable diligence. Means law says that if you had means to know by reasonable steps, यानी कि मतलब एक कुछ reasonable steps लिए जाते तो आपको easily पता चल जाता, है ना। You had that due diligence, so therefore you are now treated as कि you are having the notice, आपको पता है already. For example, if document is registered or filed in records, है ना, हमें पता है कि डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड है एंड रिकॉर्ड्स में सब मेंशन है, एंड स्टिल यू डिडंट चेक। अब फिर भी आपने चेक नहीं किया, फिर आप बाद में कहते हो कि मुझे नहीं पता था, सो यू हैड द अपॉर्चुनिटी ना, आप चेक कर सकते थे। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट में इम्प्यूट दैट यू हैव the constructive notice, right? And the third kind of notice is deemed notice. Deemed notice यानी
जनरली इसको एग्जाम्पल से समझो कि इफ योर एजेंट, अगर कोई प्रिंसिपल है, कोई ओनर है और उसके एजेंट को नोटिस रिसीव हो गया है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये माना जाता है दैट द प्रिंसिपल इज डीम्ड टू हैव नोटिस, कि प्रिंसिपल पे भी वो नोटिस अपने आप जा चुका है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एजेंट के पास आई है जॉब के दौरान, तो प्रिंसिपल के लिए भी नोटिस मान ली जाती है ऑटोमेटिकली, उसे हम कहते हैं डीम्ड नोटिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के कोई ओनर है, उनके सीए या उनके लॉयर को अगर एक नोटिस रिसीव हो गया है अबाउट अ चार्ज ऑन हिज लैंड वाइल वर्किंग फॉर दैट ओनर, तो ये माना जाएगा कि ओनर के पास भी वो नोटिस ऑलरेडी पहुंचा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी सेक्शन 3 के तहत सारी डेफिनेशंस। क्या आप फाइनल समरी निकालते हैं, जल्दी से एक क्विक कंक्लूजन ले लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप एक्सक्लूड रखेंगे ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रास को। अटैच टू अर्थ के अंदर 3 आती हैं, थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ, थिंग्स फास्टेंड फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट एंड थिंग्स रूटेड इन अर्थ। इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज क्रिएटेड फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी। अटेस्टेड यहाँ पे जरूरी है, मिनिमम बाय 2 विटनेसेस होना चाहिए, है ना। उसके अलावा रजिस्टर्ड होता है एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है अनसिक्योर्ड क्लेम टू अ डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी। दोनों के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए थे। एंड नोटिस 3 तरह के होते हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड डीम्ड। ये आप डिस्टिंग्विश करते हैं केयरफुली विद द पैटर्न ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव केसेस। ठीक है, तो अगर आप कोई आपसे पूछे कि क्या मैंगो ट्री इन अ गार्डन ये मूवेबल है इमूवेबल है, तो आप बता पाओगे दैट ये इमूवेबल है बिकॉज इट इज़ रूटेड एंड अटैच टू द अर्थ, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या स्टैंडिंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग व्हीट क्रॉप्स मूवेबल है या इमूवेबल है, तो आप इजीली बता सकते हैं दैट ये मूवेबल कैटेगरी में आती है बिकॉज ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इफ़ अगर एजेंट को सेल का नोटिस रिसीव हो गया है, सो डज दैट मीन कि प्रिंसिपल को भी पता है, तो आप बता सकते हैं यस दिस इज कॉल्ड डीम्ड नोटिस, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि अटेस्टेशन के लिए मिनिमम कितने विटनेसेस जरूरी है, तो आप बता सकते हैं 2 विटनेसेस। ठीक है, सो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के सेक्शन कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।